नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मोदी सरकार पर पहले ही देश के महापुरुषों को अपना बनाने का आरोप लगता रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने देश के प्रधानमंत्रियों के लिए संग्रहालय बनाए जाने का जिक्र कर राजनीति तेज कर दी है। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है, जिसका काम अंतिम दौर में है। अगले महीने की 14 अप्रैल को इस संग्रहालय का शुभारंभ किया जाएगा। इसकी चर्चा तब शुरू हो गई जब आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संग्रहालय का जिक्र करते हुए कहा कि हम सभी का सम्मान करते हैं, किसी के बीच भेदभाव नहीं करते। दरअसल केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय 3 मूर्ति स्थित नेहरू केंद्र में एक संग्रहालय तैयार किया है, जिसमें अब तक रहे देश के सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को संग्रहित किया गया है। प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों, मूर्तियों और मीडिया में छपी रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस संग्रहालय का काम फिलहाल अंतिम दौर में है। इस संग्रहालय का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री के हाथों अगले महीने की 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर किया जाएगा। कश्मीरी शिक्षकों के मुद्दे पर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई है। वहीं अब आप ने बीजेपी को जवाब देने के लिए मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कश्मीरी शिक्षकों को पक्का करने के मामले पर बीजेपी द्वारा आरोप लगने पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। आतिशी मारलेना ने कहा, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कश्मीरी प्रवासी शिक्षकों पर बहुत राजनीति हो रही है। फर्जी तरीके से उन्हें टीवी डिबेट पर बिठाया जा रहा है। पिछले 8 साल में बीजेपी ने अपनी सरकार में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के काम और पक्का करने के काम में अड़चन पैदा की है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो दिल्ली में आए हैं, उन पर बहुत राजनीति चल रही है। उन पर राजनीति चल रही है कि भाजपा वाले कह रहे हैं और अपने फेक रिप्रेजेंटेटिव्स भी टीवी पर बिठा रहे हैं, क्लेम करते हुए कि वो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कश्मीरी टीचर्स के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आज हम भाजपा की सच्चाई का पर्दाफाश करने आए हैं कि किस तरह से भाजपा के नॉमिनी अनिल बैजल जी, जो दिल्ली के एलजी हैं, जिनके हाथ में टीचर्स की रिक्रूटमेंट, टीचर्स की प्रमोशन, टीचर्स की रेगुलराइजेशन, जो सारे सर्विसेज मैटर हैं, उन्होंने किस तरह ना सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स का साथ नहीं दिया, बल्कि खुल के उनके रेगुलराइजेशन का विरोध किया। लेकिन जब दिल्ली सरकार यह निर्णय लेती है कि टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए और दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में बताती है कि दिल्ली की कैबिनेट ने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करने का फैसला लिया है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिखते हैं फाइल में कि ये सर्विसेज मैटर है और इसको सर्विसेज मैटर के तहत ट्रीट किया जाए, इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। बहुत स्पष्ट तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कैबिनेट में डिसीजन लेती है, कोर्ट में बताती है, हाई कोर्ट में, कि हमने इनको रेगुलराइज करने का डिसीजन ले लिया है। तो एलजी साहब उस कैबिनेट के डिसीजन के बाद कहते हैं कि इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार और अरविंद केजरीवाल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा एलजी ऑफिस द्वारा होगा। आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन का विरोध किया है, उसके खिलाफ काम किया है, उनकी नौकरियां पक्की होने में हर अड़चन डाली है। भाजपा ने पिछले 8 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो एक छोटी सी चीज थी, कि जो ये सिर्फ 233 कश्मीरी माइग्रेंट टीचर थे, जो उनको पक्का करने की अपॉर्चुनिटी थी, जो इतना दुख दर्द देख के दिल्ली आए थे, उनकी रेगुलराइजेशन का बीजेपी ने विरोध किया। तो ऐसा अब नहीं है कि बीजेपी ने भाजपा शासित अपने एलजी साहब से, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का, उनके पक्के होने का, उनकी जिंदगियां नॉर्मलाइज करने का विरोध किया।
तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि साथ ही इसे चुनाव के खत्म होने से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में देश में बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर लामबंद विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बिगड़ने के चलते पूरी दुनिया में चुनौतियां बढ़ी है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि यूक्रेन संकट के बाद पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी है। यही नहीं, लगभग सभी खाद्य पदार्थों के साथ साथ उर्वरकों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। भाई ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तो कोई हमने नहीं क्रिएट करी है, और चुनाव जिस पीरियड में खत्म हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जिस पीरियड में बिगड़ी, ये कोइंसाइड हुआ, ये तो कोई राजनीति का विषय नहीं है। तो ये उनकी, मैं समझता हूँ, फ्रस्ट्रेशन है। दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रही है। ये सदन में रखे जाने वाले सभी दस्तावेज अब केवल ई पेपर के रूप में ही पटल पर रखे जाएंगे। इसको लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह से पेपरलेस होगी। सदन में रखे जाने वाले सभी दस्तावेज केवल अब ई पेपर के रूप में ही पटल पर रखे जाएंगे। इस सत्र में लाखों पन्नों के दस्तावेज सदन में रखे जाते हैं, जो अब केवल सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही रखे जाएंगे। बता दें कि इस बार पूरा बजट ई प्रक्रिया के तौर पर रखा गया था। इसके लिए सभी विधायकों को ई पैड भी दिए गए थे। दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राजधानी पटना में जेडीयू के नेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया है, तो वहीं कई लोगों ने स्थानीय पुलिस थाने के बाहर हंगामा भी किया। राजधानी पटना में जेडीयू के नेता की गोलियों से भुनकर हत्या करने के बाद सभी हमलावर नासरीगंज से रामजीचक की तरफ भाग निकले। इधर आनन फानन में नेता को पारस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। हमलावरों की चलाई 5 गोलियों में से दीपक मेहता को सिर में 1, पेट में 1 और फेफड़ों में 2 गोलियां लगी। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा करने लगे। नासरीगंज पुलिस चौकी के सामने हुई घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। कुछ पत्रकारों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना के तुरंत बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा भी नर्सिंग होम पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। जो भी अपराधी शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दुखद घटना है, इस घटना की हम निंदा करते हैं, लेकिन जो कोई भी इसके पीछे दोषी है निश्चित रूप से छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा। सर, लगातार इस तरह की घटना हो रही है, क्या लगता है कि पटना में अपराधियों का ग्राफ, अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ चुका है? निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और घटना हुई है उसमें जो भी इसके पीछे है निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और निश्चित रूप से कार्रवाई। इस मामले में इलाके में चर्चा राजनीतिक दुश्मनी से लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग के एंगल तक जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। जी, ये जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये दीपक मेहता करके सन ऑफ श्री लेट रामजी प्रसाद की कुछ शूटर्स ने, जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, करीब 3 शूटर्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किस तरह का अनुसंधान चल रहा है सर? अभी तक इन्वेस्टिगेशन अंडर हुई है। हमारे पास कुछ इनिशियल क्लूज़ मिले हैं, जिसपे जो पुलिस टेक्निकल टीम साथ में एफएसएल की सहायता ली जा रही है, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट की जा रही है। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें हमें हाथ लगने का कुछ ना कुछ स्कोप जरूर नजर आ रहा है। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। देवरिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार की दोपहर एचडीएफसी बैंक के लिए कलेक्शन करने वाली सीएमएस कंपनी के कस्टोडियन को गोली मारकर बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। यह देख कंपनी के गार्ड ने एक बदमाश को पैर में गोली मारकर दबोच लिया। घटना शहर के स्टेशन रोड के समीप बरहज गली में हुई। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार की दोपहर एचडीएफसी बैंक के लिए कलेक्शन करने वाली सीएमएस कंपनी के कस्टोडियन को गोली मारकर बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। एचडीएफसी बैंक के लिए सीएमएस कंपनी व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर रुपयों का कलेक्शन करती है। सोमवार को करीब 1:30 बजे कंपनी के कर्मचारी शहर के बरहज गली में वैन लेकर रुपयों का कलेक्शन कर रहे थे। बैंक मैनेजर के अनुसार करीब 30 लाख रुपए कलेक्ट हुए थे। उसी दौरान एक बाइक से 3 बदमाश पहुंचे। एक बाइक के पास रुक गया, जबकि 2 बदमाश वैन के पास पहुंचकर कस्टोडियन प्रभुनाथ पांडे को
असलहा सटाकर रुपए से भरा बॉक्स छीनने लगे। कस्टोडियन ने विरोध किया तो एक बदमाश ने उन्हें पेट में गोली मार दी। यह देख वैन के गार्ड योगेंद्र तिवारी ने एक बदमाश को पैर में गोली मार दी। साथी को गोली लगते ही अन्य दोनों बदमाश फरार हो गए। आसपास के लोगों की मदद से गार्ड ने घायल बदमाश को दबोच लिया। 16 मार्च को भटनी कस्बे में एक महिला बैंक से 50,000 रुपये लेकर के पैदल अपने घर जा रही थी कि रास्ते में 3 लड़के उससे एक मोटरसाइकिल पे मिले और उसके 50,000 रुपये छीनकर भाग गए। महिला ने इसकी सूचना थाने पर दिया। उस दिन भी पूरे ज़िले में चेकिंग कराई गई किंतु बदमाश दस्तयाब नहीं हुए। एसओजी टीम और थाना प्रभारी ने इस पे मेहनत करके ये पूरा केस वर्कआउट किया है और इसमें 3 लड़के जो घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से असलहा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है जिसके माध्यम से घटना की गई थी। साथ ही 50,000 रुपये में से 32,000 रुपये बरामद हो गए हैं। शेष 18,000 रुपये इन्होंने जिसको दिया है उसको पुलिस तलाश रही है। ये पुलिस की निगाह में दूसरे तीसरे दिन आ गए थे और इनमें से एक लड़के को परसों चेकिंग के दौरान एक आरक्षी ने कैच होल्ड भी कर लिया था किंतु ये चकमा दे करके वहाँ से निकल गया और वह आरक्षी भी उस समय कन्फर्म नहीं था, वरना ये उसी समय पकड़े गए होते। लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लूटी गई नकद बरामद की। उत्तर प्रदेश से राम सिंह की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।